स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अधिकतर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो अलग अलग द्रव्यमानों के पिंड 36 मीटर और 49 मीटर की ऊंचाइयों से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की ओर गिराए जाते हैं, तो दोनों पिंडों के पृथ्वी से टकराने के समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, आपको मालूम है गति का द्वितीय समीकरण है हमारा H = ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो उस पिंड का प्रारंभिक वेग हम शून्य लेते हैं। तो H = जब u की वैल्यू 0 होगी तो u 0 में टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। H = हाफ जी टी स्क्वायर। तो आगे से आप हमेशा याद रखिएगा, हम डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे कि जब किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो हम H = हाफ जी टी स्क्वायर का ही प्रयोग करेंगे। अब दो पिंड हैं, ये 36 मीटर और 49 मीटर की ऊंचाइयों से गिराए जा रहे हैं। तो पहले पिंड की ऊंचाई हमने H1 36 मीटर ले लेंगे, दूसरे पिंड की ऊंचाई H2 49 मीटर, और पहले पिंड में लगा समय यदि हम T1 और दूसरे पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय T2 ले, और फिर उनको यदि डिवाइड किया जाए जैसे H1 बटे H2, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका T1 स्क्वायर बटे T2 स्क्वायर। अब हमें चाहिए समय का अनुपात अर्थात T1 बटे T2, तो T1 बटे T2 होगा अंडर रूट में H1 बटे H2। अंडर रूट H1 की वैल्यू कितनी है 36 मीटर, 36 अपॉन H2 49 मीटर, 36 का वर्गमूल 6 और 49 का 7, तो T1 बटे T2 की वैल्यू हो गई 6 बटे 7। अतः हमारा आंसर होगा B 6:7। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड किसी मीनार की चोटी से, एक गेंद किसी मीनार की चोटी से गिराई जाती है। यदि वह अंतिम समय में 34.3 मीटर की दूरी तय करके पृथ्वी से टकराती है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अंतिम समय में वह 34.3 मीटर की दूरी तय कर रही है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए यदि किसी पिंड को उच्चतम बिंदु से मीनार की चोटी से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 30 सेकंड है, तो अंतिम समय में वह 34.3 मीटर की दूरी तय करती है, अर्थात टोटल समय उसको 30 सेकंड है, तो अंतिम सेकंड कौन सा होगा, अंतिम सेकंड होगा टीवां, अर्थात टीवें सेकंड में चली गई दूरी है 34.3 मीटर, HT 34.3 मीटर। और जैसे आपको मालूम है अंतिम समय में चली गई दूरी का समीकरण होता है H = U प्लस हाफ जी 2T - 1। अब मीनार की चोटी से जब गेंद को गिराएंगे तो उसका प्रारंभिक वेग भी 0 होगा, तो U की वैल्यू 0 और HT की वैल्यू है 34.3, ये तो 0 है। G की वैल्यू 9.8 और 2T - 1 2 से 4.9 और 2T - 1 = 34.3 अपॉन 4.9, पॉइंट से पॉइंट गया और ये से ये 7 बार कट गया, -1 इधर गया +1, तो 2T = 8 और T = 4 सेकंड। इसका अर्थ ये है कि इस गेंद को मीनार की चोटी से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 4 सेकंड है। अतः हमें चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो जब इस गेंद को चोटी से यहां तक पहुंचने में लगा समय 4 सेकंड है तो हम 4 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लें, और 4 सेकंड में चली गई दूरी ही हमारा मीनार की ऊंचाई होगी। अब चूंकि जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन बताया कि जब किसी पिंड को मीनार मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग हम 0 लेते हैं और समीकरण लेते हैं ये वाला हाफ जी टी स्क्वायर। तो मीनार की ऊंचाई के लिए हम लेंगे H = हाफ जी टी स्क्वायर, तो H = हाफ, G की वैल्यू 9.8,
इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू है 4 सेकेंड, तो 4 इंटू 4, 2 से 2, 4 दूनी 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78.4 मीटर। अतः इस मीनार की ऊंचाई होगी 78.4 मीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अब, एक गेंद किसी ऊंचाई h से 4 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचती है, वह गिरने की जगह से कितने समय में हाफ h तक पहुंचेगी। तो देखिए क्वेश्चन कर दिया है कि ये कोई गेंद किसी ऊंचाई h से, यदि हम ये ऊंचाई h है, इस h तक गिरने में इसको 4 सेकंड लग रहे हैं, तो हाफ h तक यानी इसका आधा, हाफ h तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए इसमें हमें t डैश समय लगा, जैसा पहला क्वेश्चन था हमारा। अब इसको डाइट करेंगे कि चूंकि इसमें तो प्रारंभिक वेग 0 लिया जाएगा, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि h1 बटे h2 इजिकल टू t1 स्क्वायर बटे t2 स्क्वायर, तो हम इसमें डायरेक्ट लगा लेंगे। तो हमें h1 की वैल्यू लेंगे हम h, h2 हाफ h, t1 4 सेकेंड और t2 की वैल्यू हमारी t डैश। तो h1 का मान हमने लगाया h, h2 हाफ h, t1 कितना समय लगा पहले टोटल h दूरी जाने में 4 सेकेंड, और इस हाफ h में हमने माना है t डैश सेकेंड, तो t डैश स्क्वायर, और पहले हमें 4 सेकेंड लगे हैं तो यहां पर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 इंटू 4, h से h कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, 2 इजिकल टू 16 अपॉन टी डैश स्क्वायर इजिकल टू 16 अपॉन 2 मतलब 8, और टी डैश इजिकल टू जब 8 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2√2 सेकेंड। अतः हाफ h ऊंचाई तक गिरने में इस गेंद को 2√2 सेकेंड लगेंगे। अतः हमारा आंसर सी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सरल रेखा में तय करती है, तो कार का मध्यमान वेग क्या किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा है औसत चाल के लिए कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अपने इस फॉर्मूले से हम करें। अब देखिए जब कार आधी दूरी, यदि हम पहली आधी दूरी x मान लें तो दूसरी आधी दूरी भी x होगी। तो कार पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रही है तथा अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो अगली आधी दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो औसत चाल निकालनी है हमें, तो यहां पर हम कहेंगे हमने औसत चाल के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, औसत चल रहा है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां पर कुल दूरी हो गई हमारी x और x 2x, तो कुल दूरी तो 2x किलोमीटर, लेकिन कुल समय चाहिए हमें। तो हम पहले x किलोमीटर में लगा समय निकाल लेंगे, फिर अगले x किलोमीटर में लगा समय निकाल लेंगे, दोनों समय को जोड़ेंगे। तो पहले x किलोमीटर में लगा समय हमने t1 मान लिया, तो t1 इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x अपॉन 40 प्लस, और अगले x किलोमीटर में लगा समय t2, तो t2 इक्वल टू x अपॉन 60। तो कुल समय निकालना है तो हम दोनों समय को जोड़ देंगे। तो कुल दूरी तो हमारी थी x और x 2x अपॉन कुल समय x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60, x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। यहां पर 2x, x कॉमन आ गया, इसका एलसीएम लिया हमने 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120। अब ये आ गया हमारा x से x कट गया, 120 ऊपर आ गया,
तो 2 इंटू 120 अपॉन 3 और 2 5, 5 से ये 24 बार और 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका आंसर होगा कार का मध्यमान वेग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में करना चाहें तो जैसे आपको मालूम है कि यदि हमने पहले वीडियो में बताया था कि यदि कोई वस्तु पहली आधी दूरी v1 चाल से और अगली आधी दूरी v2 चाल से तय करे तो उसकी औसत चाल का समीकरण सूत्र होता है औसत चाल बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहां पर v1 की वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर और v2 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये लेकिन ये फॉर्मूला हम केवल तभी यूज करते हैं जबकि वस्तु पहली आधी दूरी v1 चाल से यानी दूरियां बराबर बराबर हों, बराबर बराबर दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की गई हों। तो यहां पर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 2v1 की वैल्यू 40, v2 60 और v1 प्लस v2 यानी 40 प्लस 60 100, 2 0 से 2 0, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है। आंसर है 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है। कोई गेंद एक 80 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से 30 सेकंड में पृथ्वी तल पर टकराती है तो t/2 सेकंड में गेंद मीनार की चोटी से कितनी दूर जाएगी। जैसे हमने ये मान लिया ये मीनार की चोटी यहां से 80 मीटर ऊंची ये मीनार है। इस चोटी से पृथ्वी तल तक पहुंचने में इसको 30 सेकंड लगते हैं। ये कह रहे t/2 सेकंड में गेंद कितनी दूरी तय करेगी। तो जैसे अभी जब हम किसी गेंद को मुक्त रूप से छोड़ते हैं तो हमने आपको पहले बताया था उसका प्रारंभिक वेग 0 लिया जाता है और हम उसमें समीकरण h बराबर हाफ GT² का प्रयोग करते हैं। अब हम इस पूरी दूरी है 80 मीटर यानी चोटी से पृथ्वी तल तक पहुंचने में इसने 80 मीटर दूरी तय की t सेकंड में। तो t/2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये हमें h निकालना है या h डैश मान लेते हैं कि t/2 सेकंड में ये गेंद हमारे h डैश दूरी तय करेगी। तो इसके लिए पहले h1 हमने जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि h1 बटे h2 इजिकल टू हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो जाता है। तो हमारा वहां पर डायरेक्ट निकालते हैं हम t1² बटे t2²। h1 की वैल्यू यहां पर कितनी है 80 मीटर 80। बाद में हमने h डैश माना है h डैश t1² पहले इसको t सेकंड लग रही थी तो t1 था हमारा t सेकंड तो t² बटे बाद में हमारे यहाँ दिया गया समय कितना है t/2 सेकंड में गेंद कितनी दूर गिरेगी। तो t2 की वैल्यू t/2 और t/2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा हमारा t² अपॉन 4 और t² से t² ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 4 ऊपर आ जाएगा। h डैश को हम ऊपर करेंगे और 4 को नीचे लाएंगे तो h डैश इजिकल टू 80 बटे 4 यानी कि 20 मीटर अर्थात t/2 सेकंड में गेंद मीनार की चोटी से 20 मीटर की दूरी तक गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक गेंद विराम से चलकर 20 सेकंड तक एक समान त्वरण से चल रही है। गेंद पहले 10 सेकंडों में s1 दूरी और अगले 10 सेकंडों में s2 दूरी तय करती है। देखिए गेंद विराम अवस्था से चलना शुरू कर रही है तो u की वैल्यू 0 लेंगे। कह रहे पहले 10 सेकंड में गेंद ने दूरी s1 दूरी तय की और अगले 10 सेकंड में s2 दूरी तय कर रही है गेंद और एक समान त्वरण से चल रही है। तो हम गति के दूसरे समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² का प्रयोग करेंगे हाफ at²। चूंकि यहां पर गेंद विराम अवस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग 0 तो u की वैल्यू 0 होगी। पहले 10 सेकंडों में कितनी दूरी s1 तो s1 इक्वल टू
u की वैल्यू ये है हमारा पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी s1 इक्वल टू u की वैल्यू 0, ये तो 0 हो गया, हाफ a t स्क्वायर, समय है 10 सेकंड, तो 10 इंटू 10 और s1 इक्वल टू 50a। अब हम लेंगे 10 सेकंड में s1 दूरी और अगले 10 सेकंड में s2 दूरी, तो हम यहां से लेंगे कि प्रारंभ से 20 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई, s1 प्लस s2, यानी टोटल 20 सेकंड में। यहां पर हम लेंगे अब टोटल 20 सेकंड में चली गई दूरी s1 प्लस s2, हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो u की वैल्यू 0 होगी, ut 0, हाफ a की वैल्यू a है और t हमारा टोटल टाइम कितना है 20 सेकंड, तो 20 इंटू 20, 2 से 10, 20 टाइम 200, s1 प्लस s2 इक्वल टू 200a। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 50a और 50a की वैल्यू है s1 प्लस s2 इक्वल टू 4s1 और s1 को जब इधर ले जाएंगे तो s2 इक्वल टू 3s1, तो s1 और f2 में हमारा रिलेशन है f2 इक्वल टू 3s1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है कि एक पिंड गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरता है, तो यात्रा के पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात। अब क्वेश्चन में देखिए यहां पर कुछ कह रहे हैं यात्रा के पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में, यानी कि जो टीवे सेकंड में चली गई दूरी होती है, तो हमें टीवे सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला मालूम है ht इक्वल टू u प्लस हाफ g 2t माइनस 1। अब चूंकि मुक्त रूप से गिरा, अभी हमने कहा था कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरे तो उसके लिए हम प्रारंभिक वेग 0 लेते हैं, तो ht इक्वल टू हाफ g 2t माइनस 1। अब हमने कहा पहले सेकंड में चली गई दूरी h1, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी h2 और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी h3, तब h1 इक्वल टू, आप पहले सेकंड में कह रहे हैं तो t की वैल्यू 1 लाएंगे, तो हाफ g और t की वैल्यू 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो हाफ g। इसी प्रकार दूसरे सेकंड में चली गई दूरी h2 कि दूसरे सेकंड में, तो t की वैल्यू 2 लाएंगे, 2 2 4 में से 1 गया 3, 3/2g। और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, तीसरे के लिए हम t की वैल्यू 3 लाएंगे, 3 6 में से गया 5, h3 इक्वल टू 5/2g। अब हमें चाहिए इन चली गई दूरियों का अनुपात, अर्थात h1 अनुपात h2 अनुपात h3, हाफ g रेशियो 3/2g 5/2g। अब इसमें हाफ जी और हाफ जी सही है, तो रेशियो में ये हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1:3:5। तो हमारा आंसर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुपात में दूरियां तय कर रहा है। समय के वर्ग के अनुपात में, तो पिंड का त्वरण, हमने गति का समीकरण पढ़ा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यदि u की वैल्यू, अब इस समीकरण में दो स्थितियां संभव हैं कि यदि u बराबर 0 हो तब तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब क्या ना, पिंड समय के वर्ग के अनुपात में दूरियां तय कर रहा है, यानी s प्रोपोर्शनल क्या है, s प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर। यदि s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर होगा तो हमारा a, क्योंकि a यहाँ पर कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो पिंड का त्वरण a नियत रहेगा, a नियत है, इसीलिए s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर। और यदि इसकी दूसरी स्थिति हो, यदि a की वैल्यू 0 होती तब s इक्वल टू ut, अर्थात s प्रोपोर्शनल t होता। तो यदि कहीं यह पूछा जाए कि दूरी समय के अनुपाती है तो उस स्थिति में त्वरण 0 होता है, और यदि दूरी समय के वर्ग के अनुपाती है तो त्वरण हमारा नियत होगा। और इस क्वेश्चन में हमारा पिंड समय के वर्ग के अनुपात में दूरियां तय कर रहा है, अतः पिंड का त्वरण
नियत है।